नमस्कार। आप सभी का राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग संप्रेषण के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में अध्ययन किया था। संप्रेषण क्या है जानते हैं, फिर संप्रेषण की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं तथा संवेगों के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, तथ्यों एवं भावनाओं के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। जॉर्ज टेरी की भी यही परिभाषा है। संप्रेषण में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं और इसमें अपने विचारों, भावनाओं या संवेगों को एक दूसरे से आदान प्रदान करने की क्रिया करते हैं। इसके शाब्दिक अर्थों को हमने देखा था। जो संप्रेषण शब्द है वो कम्युनिकेशन शब्द, अंग्रेजी का जो कम्युनिकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है। कम्युनिस शब्द का जो अर्थ है वो कॉमन या सामान्य के रूप में लिया जाता है। कॉमन या सामान्य से तात्पर्य क्या है, यानी कि कोई बात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जब पहुंच जाता है तो वह बात या विचार कॉमन या सामान्य हो जाता है। जब तक एक व्यक्ति के पास रहता है तब तक वो गोपनीय रहता है, लेकिन एक व्यक्ति से जो ही वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है तो वह बात, वो विचार, वो भावनाएं कहीं ना कहीं सामान्य हो जाती हैं और जो सामने वाला होता है उसे समझता है और एक दूसरे के बीच एक समन्वय स्थापित होता है। यानी कम्युनिकेशन जो है एक से दूसरे व्यक्ति में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। एंडरसन की जो परिभाषा है, संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं एवं सूचनाओं को शब्दों, संकेतों इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का कार्य करता है। संप्रेषण के माध्यम से जो पहला व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति के में कहीं ना कहीं अपने विचारों, भावनाओं को आदान प्रदान करता है। एंडरसन ने संप्रेषण को एक गत्यात्मक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। हमने देखा था इसकी विशेषताओं में संप्रेषण में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और उसके बाद से ये उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। इन सब सारी विशेषताओं को हम लोग विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। आज के हम लोग वीडियो में संप्रेषण की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। संप्रेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित बिंदु समाहित होते हैं। संप्रेषण में एक संदेशवाहक होता है। जैसा कि हमने देखा कि संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली प्रक्रिया है। एक व्यक्ति से कभी संप्रेषण नहीं हो सकता है। संप्रेषण जब भी होता है वो उद्देश्य केंद्रित होता है और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए होता है। यानी कि संप्रेषण में हमेशा दो या दो से अधिक व्यक्ति समाहित होंगे, जिसमें एक संदेश का स्रोत होगा या संदेश देने वाला होगा और जो दूसरा होगा संदेश को प्राप्त करने वाला होगा। लेकिन इन दोनों संदेश देने वाले या संदेश लेने वाले के बीच भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। जो संदेश वाहक है वो संदेश देने वाला है। यहीं से संदेश की संप्रेषण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जो पहला व्यक्ति है वो यही है, यानी कि संदेश वाहक जो है ये संदेश संप्रेषण की प्रक्रिया को शुरू करने वाला व्यक्ति है। ये जो संप्रेषण स्थापित करना है, जो समन्वय स्थापित करना है, जो विचार या तथ्य देना है, उससे संबंधित समस्त प्रकार की सूचनाओं का अध्ययन करता है और उसको अध्ययनों उपरांत वो एक कहीं ना कहीं मैसेज या संदेश लिखने का प्रयास करता है। जैसे एक कक्षा में जो शिक्षक होता है वो संदेश देने का वाहक होता है या संदेश का मुख्य स्रोत होता है। तो छात्र के समक्ष जाने से पहले वो कहीं ना कहीं उस जो भी पढ़ाना रहता है, जो भी सूचना उसको छात्र तक देना होता है, उससे संबंधित, उस तथ्यों से संबंधित विभिन्न विषयों का, विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। उन विषयों का अध्ययन करने के उपरांत वो एक निश्चित पाठ योजना बनाता है और उस पाठ योजना को हम यहाँ पे संदेश के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जो संदेश होता है वो जो कहीं ना कहीं जो संदेशवाहक होता है उसकी विचार, जो भावनाएं होती हैं उसको प्रदर्शित करने का कार्य करता है या लिखने का कार्य करता है। अब एक बिंदु यहाँ पे और है, संदेश को अपने भाषा में लिखने का प्रयास करता है, उसको कूट रूप देने का प्रयास करता है, उसको कोड करने का प्रयास करता है, उसको कहीं ना कहीं संकेतों के रूप में, शब्दों के रूप में या अन्य चित्रों के माध्यम से वो जो संदेश है उसका रूप देने का प्रयास करता है।
उस संदेश की जो गुणवत्ता है उसके आधार पे हम देखते हैं उसका माध्यम का चयन करते हैं। यानी कि संदेश की जो कहीं ना कहीं प्रभावशीलता है वो कैसे स्थापित की जा सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए हम कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम का चयन करते हैं। और ये जो माध्यम होता है ये संदेशवाहक और प्राप्तकर्ता के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है या संबंध जोड़ने का कार्य करता है। इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है वो माध्यम कहलाता है। यहाँ पे हम जो शिक्षा की प्रक्रिया है, शिक्षा की प्रक्रिया में हम जो माध्यम है उसमें हम देखेंगे माध्यम में जो कहीं ना कहीं जो चार्ट पेपर है और जो ब्लैक बोर्ड है या अन्य जो सहायक सामग्री है, किताब है, कॉपी है, टेलीविजन है, प्रोजेक्टर है, ये तमाम जो चीजें हैं ये माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है और संदेश के हिसाब से माध्यम का चयन किया जा सकता है। अगला है प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता यानी कि एक छोर पे कहीं ना कहीं संदेशवाहक होता है तो दूसरे छोर पे प्राप्तकर्ता होता है। जो प्राप्तकर्ता होता है उसी के लिए सूचनाएं बनाई जाती हैं और उस तक पहुंचाने के लिए माध्यम का चयन किया जाता है और उन माध्यमों से होकर जो सूचना है वो प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है और प्राप्तकर्ता उस सूचना को पढ़ता है, उसका अर्थ ग्रहण करता है और अर्थ ग्रहण करने के बाद उसे समझ स्थापित करता है और समझ स्थापित करने के बाद से वो कहीं ना कहीं उसकी फीडबैक देने का कार्य करता है। यानी कि जो संदेशवाहक है वो संदेश को भेजता है, वो अपने भाषा में लिखने का प्रयास करता है, उसको चित्र रूप देता है, शब्द रूप देता है, संकेत रूप देता है और जो प्राप्त करता है उसे डीकोड करने का प्रयास करता है, उसके अर्थों को समझने का प्रयास करता है और अर्थों को समझने के उपरांत से उसे प्रतिपुष्टि देने का कार्य करता है। प्रतिपुष्टि इसलिए देता है कि जो संदेशवाहक है उसे यह अवगत करा दे कि आपने जो सूचना हमें दिया था, जो आपने हमें तथ्य जो बताने के लिए प्रयास किया था, वह तथ्य वह सूचना हम तक पहुंच गई है और हम उसको डिकोड कर लिए हैं, समझ गए हैं। जो संदेशवाहक है वो भी ये सुनिश्चित कर लेता है कि हम जो सूचना पहुंचाना चाह रहे थे वो उस तक पहुंच गई है। यानी कि जो संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है ये संप्रेषण की पूर्व प्रक्रिया कहलाती है। ये संप्रेषण की पूर्ण प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि संदेशवाहक को जो सूचना दी गई है वो प्राप्तकर्ता उसको उसी रूप में अर्थग्रहण कर लिया है, यानी कि संप्रेषण की पूर्ण प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि अगर संप्रेषण करता अगर किसी शब्दों का संकेतों को अगर ऐसी भाषा में लिख देता जिसको प्राप्तकर्ता उसे डिकोड नहीं कर पाता तो यह संप्रेषण की एक सफल प्रक्रिया नहीं कहला पाती। संप्रेषण की प्रक्रिया में इसे हम देखेंगे जो संदेशवाहक होता है उस कहीं ना कहीं संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है उसकी शुरुआत होती है यही इसी छोर से शुरुआत होती है और ये मुख्य वाहक होता है। उसके बाद से ये जो संदेश है संदेश से संबंधित विभिन्न विषयों का, तथ्यों का, विचारों को अध्ययन करता है और उस अध्ययनों उपरांत जो भी संदेश लिखना होता है उन अध्ययन के उपरांत उन संदेशों को लिखने का प्रयास करता है। यानी कि अपने विचारों को, भावनाओं को शब्दों के रूप में, संकेतों के रूप में या चित्रों के रूप में प्रदर्शित करने का कार्य करता है और संदेश के उपरांत वो किसी एक माध्यम का कहीं न कहीं चुनाव करता है। माध्यम में विभिन्न माध्यम है, तार है, टेलीविजन है, प्रोजेक्टर है, किताब है, कॉपी है और कहीं न कहीं और जो इंटरनेट से और जो माध्यम है वो भी माध्यम में आ जाएगा। संदेश के हिसाब से माध्यम का चयन करता है और उसमें जो दूसरे एक छोर पे संदेशवाहक है, दूसरे छोर पे प्राप्तकर्ता है और इसी प्राप्तकर्ता के लिए संदेश की रचना हुई है और इसी को भेजने के लिए माध्यम का चयन किया गया है। माध्यम से होते हुए जो सूचना है वो प्राप्तकर्ता तक पहुंचती है और प्राप्तकर्ता उसको उसी रूप में अर्थग्रहण करता है, यानी कि जिस कहीं ना कहीं जिसके लिए बनाया गया है उसको समझता है और उसके बाद से समझने के उपरांत वो संदेशवाहक तक फीडबैक देने का कार्य करता है। अब हम देखेंगे संप्रेषण के विभिन्न प्रकार। संप्रेषण के प्रकार कितने हैं? संप्रेषण के प्रकार में हम देखेंगे संप्रेषण के दो प्रकार हैं, शाब्दिक संप्रेषण,
शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण से तात्पर्य विचारों, भावनाओं या तथ्यों को शब्दों के रूप में प्रस्तुत करना। ये दो प्रकार का होता है। लिखित संप्रेषण एवं मौखिक संप्रेषण। लिखित संप्रेषण और मौखिक संप्रेषण। लिखित संप्रेषण में अपने विचारों, भावनाओं या तथ्यों को शब्दों के माध्यम से लिख के उसको जो सामने वाला है, जो प्राप्त करता है, उसको उस तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। और मौखिक संप्रेषण में अपने विचारों, भावनाओं को आमने सामने आदान प्रदान किया जाता है। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों को बताता है और दूसरा व्यक्ति उससे संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उसे पूछने का कार्य करता है। यानी कि जो मौखिक संप्रेषण है, ये एक दूसरे से बोल के और होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी विचार, भावनाएं प्रदर्शित करता है। दूसरा व्यक्ति उस विचार, भावनाओं को समझ के और उससे संबंधित जो अन्य प्रश्न होते हैं उसको पूछने का कार्य करता है। अशाब्दिक संप्रेषण, इसे हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला मौखिक संप्रेषण। मौखिक में वाणी संकेत, मौखिक या वाणी संकेत, चक्षु एवं मुख मुद्रा संप्रेषण और स्पर्श। संप्रेषण के प्रकार में हम देखते हैं, संप्रेषण दो प्रकार के हैं, शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण को हम दो भागों में बांट सकते हैं, लिखित संप्रेषण और मौखिक संप्रेषण। लिखित संप्रेषण वो संप्रेषण है जिसमें अपने विचारों, भावनाओं को हम शब्दों के रूप में लिख के अभिव्यक्त करते हैं और जो सामने वाले तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और मौखिक संप्रेषण अपने विचारों, भावनाओं को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। और अशाब्दिक संप्रेषण वो संप्रेषण कहलाता है जिसमें हम शब्दों को लिख के या बोल के नहीं प्रयुक्त करते हैं, बल्कि हम कहीं न कहीं संकेतों के माध्यम से उन शब्दों को प्रयुक्त करने का कार्य करते हैं। जिसमें वाणी संकेत पहला है, चक्षु एवं मुख मुद्रा संप्रेषण दूसरा है, तीसरा स्पर्श जो संप्रेषण है वो आता है। वाणी संकेत में बीच बीच में जब हम वार्तालाप करते रहते हैं तो आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो संदेश वाहक है उसको हम कैसे बताते हैं। यानी कि बीच बीच में जब हम कुछ वार्तालाप करते रहते हैं तो उसमें हम संकेत, वाणी संकेत का सहायता लेते हैं, जैसे हाँ करना, हाँ, और अन्य प्रकार के जो संकेत है, समझ आ गया। ये जो तमाम प्रकार के जो संकेत है इसको हम प्रयुक्त करते हैं, ये वाणी संकेत के रूप में आता है। यानी कि छोटे छोटे शब्दों को हम एक संकेत रूप देने का कार्य करता है। शब्द जो होता है अपने आप में एक संकेत का कार्य करता है। दूसरा होता है चक्षु एवं मुख मुद्रा संप्रेषण। संप्रेषण एक आदान प्रदान, विचारों के एवं भावनाओं के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। विचार एवं भावनाओं के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसमें हम देखते हैं, इसमें हम जो सूचनाएं होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम व्यक्ति के हाव भाव को देख के ही हम उसकी भावनाओं को समझ जाते हैं। जैसे बहुत जब गुस्सा आता है तो उसके मुंह के रंग को देख के, उसके आकार को देख के हम समझ जाते हैं कि इसको गुस्सा आ गया है। जब व्यक्ति मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कान को देख के हम उसको मान लेते हैं कि इसको खुशी महसूस हुई है। जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, तो आंखों का रंग देख के हम ये समझ सकते हैं कहीं ना कहीं उसे गुस्सा आ गया है। या कई बार हम आंखों के सहायता से जो हम इशारे करते हैं इधर उधर, तो भी जो सामने वाला होता है वो उसे समझ जाता है। अगला है स्पर्श।
स्पर्श से भी हमें कई बार ये कहीं ना कहीं शब्दों के जो माध्यम होता है उसी तरीके से एहसास होता है, जो कहीं ना कहीं जो शब्दों के रूप में हमें जो जानकारी दी जाती है उसी तरीके से स्पर्श से भी कई बार हमें वही सूचनाएं मिल जाती हैं, वही जानकारी मिल जाती है। जैसे कभी कभी हमें ऐसा होता है जब हम बैठे रहते हैं, मायूस होते रहते हैं, और उसके बाद से कोई अचानक आता है और उसके बाद से प्यार से हमारे कंधे पे या सर पे हाथ रखता है, तो हम समझ जाते हैं कि वो हमारे लिए चिंतित है। या एक माँ के द्वारा अपने बच्चे को जो प्यार दिया जाता है उसको कहीं ना कहीं वो स्पर्श के माध्यम से वो एहसास किया जा सकता है। और जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने की प्रतिक्रिया से भी कहीं ना कहीं ये समझ में आ जाता है कि ये जो हाथ मिला रहा है ये प्यार से मिला रहा है या ऐसे ही फॉर्मेलिटी कर रहा है। धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना है।